हिस्सेदारी संविधान हमें देता है, जो अवसर हमें देता है, चाहे वो पढ़ने के हो, चाहे आगे बढ़ने के हो, चाहे नौकरी करने के हो, चाहे रोजगार करने के हो, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, पटवारी, सेक्रेटरी, चाहे आर्मी में जाने के हो, चाहे रेलवे में जाने के हो, चाहे पुलिस में जाने के हो, जो भी अवसर हमें मिलने संविधान ने दिए हैं, उन अवसरों को भी आने वाली पीढ़ियों तक चलाने का काम हम लोग करें। आप देखो, महसूस करो, आजादी से पहले पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साक्य, कुशवा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, जाट, गुजर, यादव, सैन, विश्वकर्मा, चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक के बच्चे को कौन डॉक्टर, इंजीनियर बनने देता था? कौन कुर्सी में बैठने देता था? कौन वकील, जज बनने देता था? कौन जो है इस तरह की आजादी देता था? आज भी देश में छुआछूत भेदभाव है। अभी मैंने अलीगढ़ में एक खबर देखी कि अलीगढ़ में नहीं, अजमेर में, राजस्थान में टीवी पे चल रही है कि पानी कुएं से भरने नहीं दे रहे दलित समाज के लोग। अभी मैंने एक सुबह ही बात की, आगरा में एक दलित समाज के व्यक्ति को पीट के एक नौजवान को 22 साल के मार दिया। और यहीं आपके बराबर में नजीबाबाद में मुख्तियारपुर गांव में फाग वाले दिन तलवारों से हमला करके कितने ही बच्चों के साथ जुल्म ज्यादती करती, किसी कमर चीर दी, किसी का गला चीर दिया, किसी का हाथ चीर दिया। और तो और महापुरुष समझा के हम लोग नहीं समझे, उन्होंने बताया कि जिनका राजकाज नहीं होता, जिनके पास नेता नहीं होता, जिनके पास दल बल नहीं होता, उनकी समस्या का हल नहीं होता, उनको न्याय भी नहीं मिलता। और हमने यहाँ देखा नजीबाबाद में जब तक हमारी टीम नहीं पहुंची तो जिनके हाथ भी कटे हुए थे उनको अस्पताल में भी नहीं भर्ती कर रहे थे और उनको उनकी रिपोर्ट भी नहीं लिख रहे थे। फिर हम लोग पहुंचे, उनकी रिपोर्ट लिखवाई और रात को 3:30 बजे तक उनको अस्पताल में भर्ती करा के फिर हम धामपुर वहां पहुंचे कि भाई इनकी जान की रक्षा होनी जरूरी है। कल फिर हमें पता लगा कि इलाज में कोई कमी है तो हम दोबारा से पर्चा भरते फिर हॉस्पिटल में गए और जो बच्चे भर्ती नहीं थे उनको भर्ती कराया और जो 5 बच्चे हमारे पकड़ रखे थे उनको अधिकारियों से बात करके छुड़वाया कि निर्दोष लोगों को तो छोड़ दो, आज तुम ताकत में हो, आज बड़े बड़े नेता तुम्हें कह रहे हैं कि कुर्सी में बैठना है तो उन गरीबों को मारो, तो आप आंख क्यों बंद कर रहे हैं? आपको नहीं पता सरकारें आती रहती, कल सरकारें चली जाएगी, कल आज जो लोग नहीं बैठे कुर्सी पे कल वो लोग कुर्सी पे बैठ जाएंगे। आज चंद्रशेखर आजाद कमजोर है, इसका भी वक्त बदल जाएगा, ये भी ताकतवर हो जाएगा, तो फिर कल क्या करोगे? फिर कल कहां भागोगे? फिर किस दफ्तर में छिपोगे? फिर कल नौकरी छोड़ दोगे? फिर तो संविधान के आधार पर अगर आप किसी पे जुल्म करोगे या जुल्म का साथ दोगे तो आपको भी सजा मिलेगी। आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में हो और लंबे समय से इंतजार कर रहे हो, खूब आपने बाहर स्वागत किया, आपने नीले नीले पटके भी पहनाए और आपने खूब ढोल भी बजवाया। लेकिन आप बताओ इस देश में गरीबों की हैसियत क्या है? आज भी हमारे पढ़े लिखे नौजवान मेहनत मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। आज भी हमें घर चलाने के लिए कहीं ढोल बजाना पड़ता है, कहीं नाली साफ करनी पड़ती है, कहीं खेतों में काम करना पड़ता है, कहीं भट्टों में काम करना पड़ता है, कहीं कोयलों में काम करना पड़ता है, कहीं सड़क पर मजदूरी करनी पड़ती है। जो लोग कम पढ़े लिखे उनका तो समझ आता है कि उनपे इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जो पढ़े लिखे उनको रोजगार क्यों नहीं देती सरकार? आप देखो 49 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, दरोगा की भर्ती में घोटाला हुआ और पुलिस की भर्ती में 48 लाख बच्चों ने फार्म भर के पेपर दिया और जब पेपर दे के आए तो पता लगा पेपर लीक हो गया, उनकी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। 400 रुपए एक बच्चे से लेके 200 करोड़ रुपए गरीबों की जेब से काटने का काम किया सरकार। और जब कोई नौकरी रोजगार के लिए जाता है तो उसको लठों से पीटते हैं। देखो भाई, हमारे पास बाबा साहब अम्बेडकर हथियार के रूप में आरक्षण देके गए थे। ये हथियार था गरीबी काटने के लिए कि भाई आप पढ़ो लिखो, नौकरी पर जाओ, रोजगार करो, अच्छी शिक्षा लो,
और फिर आपकी जेब में 4 पैसे आएंगे तो आपके पक्के मकान भी बनेंगे, आपके घर में सुख सुविधा भी आएंगी, साधन संसाधन भी आएंगे। लेकिन आप ये बताओ, जब SC/ST एक्ट पे हमला हुआ तो 2 अप्रैल 2018 को हम लोग सड़कों पे निकल के आ गए, 17 लोगों ने शहादत दी। लेकिन आप ये बताओ, ये जो आरक्षण जो हम पे हथियार है आगे बढ़ने का, जब इस देश में सारा सरकारी सिस्टम बिक जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा, तो आरक्षण नाम के झुंझुने का क्या करोगे भाई? आरक्षण तो सरकारी नौकरी में ही है। जब सरकारी नौकरी रहेगी तो फिर आपको कुर्सी पे कौन बैठने देगा? और ये नौकरी कौन छीन रहा है आपसे? ये भारतीय जनता पार्टी के RSS के लोग छीन रहे। तो इनका मुकाबला कैसे करोगे जब ये सत्ता में बैठे रहेंगे और ये अपने लोगों की ताकत से सत्ता में आगे बढ़ते रहेंगे? और जब सत्ता में ये रहेंगे तो हम इनका मुकाबला कैसे कर लेंगे? एक तो हमें 2 काम करने हैं, एक तो हमें इनको सत्ता से उठाना है और दूसरा अपने आदमी को भी कुर्सी में बिठाना है। आप सत्ता को फिर से इनको हटा दो और कुर्सी पे कोई दूसरा आदमी बैठ जाए तो आपका कैसे भला होगा? अगर आपको अपना भला करना है, कहते हैं जिनका दल नहीं होता उन पे बल नहीं होता, और जिन पे बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। अगर आपको वाकई में समस्या का हल करना है, आपको अपनी गरीबी खत्म करनी है, आपको अपनी लाचारी बेबसी खत्म करनी है, इस मेहनत मजदूरी की जिंदगी से निजात चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, तो आपको भी और कदम उठाने पड़ेंगे। हमें तो बाबा साहब अम्बेडकर ने राजकाज के लिए तैयार किया था, लेकिन राजकाज के लिए हम लोग मेहनत नहीं करते। 6, 7, 8 घंटे मेहनत करके अपना पेट पालने के लिए तो हम मेहनत करते हैं, लेकिन राजकाज लाने के लिए मेहनत नहीं करते, क्योंकि हम राजकाज की अहमियत नहीं समझते। इसका उदाहरण यह है कि कुर्सी खाली पड़ रही, कि हमारा आदमी ईंट पे बैठा रहेगा, जमीन पे बैठा रहेगा, लेकिन खाली कुर्सी में उसकी निगाह नहीं होगी। देखो पड़ी है 2-3 कुर्सियां खाली, देखो आजमा के देखो कितने बच्चे इधर खड़े हैं, कितने लोग इधर खड़े हैं। वो 3-3 कुर्सियां रखी है। जो शासक समाज है वो नहीं खड़ा होता किसी यहाँ जाके, वो तो कहता है हटो भाई कुर्सी बैठूंगा है, मेरी बेइज्जती होगी। लेकिन हम लोग कुर्सी छोड़ के और ये समझते हैं कि भाई कुर्सी छोड़ के हमारी इज्जत बढ़ेगी। भाई कुर्सी छोड़ोगे आप तो बैठेगा दूसरा, बैठेगी बढ़ेगी उसकी इज्जत, कलम की ताकत होगी उसके हाथ में, वो पॉलिसी बनाएगा तो आपके बच्चों कैसे भला होगा? आज बताओ, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं, प्राइवेट स्कूल में आप भेज नहीं सकते, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप भेज नहीं सकते, तो भाई गरीब जाएगा कहाँ, करेगा क्या? ये 350 का सिलेंडर 1150 रुपए का दिया सरकार ने, जो कहती है 4 किलो राशन ले लो। 4 किलो राशन आएगा 200 रुपए का और सिलेंडर बढ़ा है 800 रुपए। 120-30 रुपए का आने वाला बिजली का बिल मीटर लगा के दिया 600, 500, 600 रुपए का, ठीक है। 120 रुपए का आने वाला सरसों का तेल 100 रुपए का, वो आ गया 200 रुपए का। और जो सब्जी हमारे खेतों से जाती है 20 रुपए की, वो बाजार से आती है 60 रुपए की। जो दवाई 20 रुपए की आती थी वो आती है 100 रुपए की। जो पेट्रोल 50 रुपए का आता था वो आता है 100 रुपए का। और आप बताओ प्रैक्टिकली आपके नजदीकी कस्बा कौन सा है? ये पहने माए बताओ कस्बा कौन सा है? बाजार कहाँ याद लाते सामान? नजीबाबाद। कितने पैसे लगते हैं नजीबाबाद जाने के? आज नजीबाबाद जाने का कितना पैसा लगता है वीडियो? 100 रुपए। और अब से 5 साल पहले कितना पैसा लगता था? 10 साल पहले याद करो, है 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए। तो मोदी जी ने 10 साल में क्या बढ़ाया? आमदनी बढ़ाई या महंगाई बढ़ाई? पढ़ी लिखी बहनें घर में बेरोजगार घूम रही। सरकार सब कुछ कर सकती है। जैसे हरिद्वार में उद्योग धंधे लगे हैं, यहां पे भी उद्योग धंधे लगा के आपको रोजगार दे सकती है। लाखों पढ़े लिखे नौजवानों को, बहनों को, माओ को और बेटियों को टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सारे रोजगार दे सकती है, जिससे उनकी जेब में पैसे आए। सरकार चाहे तो बड़े से बड़े हॉस्पिटल यहां बना सकती है जैसे, जिससे कि यहां गरीबों का आसानी से इलाज हो जाए। सरकार चाहे तो जो 500 रुपए पेंशन मिलती है महिलाओं को, उसको 500 रुपए से बढ़ा के 5000 रुपए कर सकती है, क्योंकि 500 रुपए में तो अच्छा जूता भी नहीं आता। सरकार कहती है 500 रुपए में एक बुजुर्ग महिला या एक बुजुर्ग आदमी या एक विधवा बहन या एक विकलांग भाई बहन अपना 1 महीने का खर्चा चला सकते। कैसे मजाक करती है सरकार गरीबों से? पढ़े लिखे नौजवानों को अगर नौकरी रोजगार नहीं मिलता तो बेरोजगारी भत्ता सरकार को देना चाहिए। पढ़ाई को इतना आसान करना चाहिए कि गरीब का बेटा भी डॉक्टर इंजीनियरिंग की पढ़ाई आसानी से कर सके, वो भी वकील जज बन सके, उसके भी रास्ते खुले। लेकिन ये तभी संभव है जब हम पे ताकत होगी। जब ताकत होगी भाजपा के लोगों पे, तो भाई हमें कहां से अवसर मिलेंगे?
इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि भाई मुझे आपसे ताकत चाहिए आपका भला करने के लिए, क्योंकि मैं तो 39-40 मुकदमे लगवा के घूम रहा हूं, इनमें से एक भी मेरा नहीं है। ये सारे यहाँ हमारे लोगों की लड़ाई लड़ने के हैं, कई दलितों की लड़ाई, कई पिछड़ों की लड़ाई, कई मुसलमानों की लड़ाई, कई बहनों के सम्मान की लड़ाई, और आज भी मैं लड़ रहा हूं। लेकिन सड़कों से मैं सिर्फ लड़ाई लड़ सकता हूं, लेकिन अगर आपने मुझे राजनीतिक ताकत दी, कलम की ताकत दी, तो फिर मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। अभी तो मैं सड़कों में बोलता हूं। देखो भाई, आप 17.5 लाख लोग हो यहाँ पार्लियामेंट में, आप नहीं जा सकते दिल्ली। आप जिसको वोट देके भेजोगे वो जाएगा दिल्ली, और जो दिल्ली जाएगा अगर वो नहीं बोलेगा तो आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। जैसे सोचो, अगर आपके द्वारा वोट चुनाव व्यक्ति वहां ये नहीं कहेगा कि भाई वहां हमारे गांव में 50% मकान ऐसे जिसमें प्लस्तर नहीं है, उनके लिए योजना बना के प्लस्तर की व्यवस्था होनी चाहिए, पक्के मकान होने चाहिए हर व्यक्ति घर, तो भाई सरकार अगर वो नहीं बोलेगा तो सरकार क्यों सुनेगी? बताओ। इसका उदाहरण यही ले लो, अगर कोई अधिकारी आपके गांव में भी आ गया और आपने उसको ये नहीं बताया हमारी समस्या क्या है, और वो फिर वापस चला जाए, तो इससे आपको क्या भला हो जाएगा? तो इसलिए जो आवाज आज तो सड़कों पे थी, अब वो आवाज सदन में गूंजे, इसके लिए आपको वोट से आपको ताकत देनी है। अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य बदलना है, अगर आपको यहाँ सुख शांति का जीवन चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदार से बताओ, आपको हमारा चुनाव निशान पता है? ईमानदार से बताओ, जिसे नहीं पता वो हाथ खड़ा करो, जिसे नहीं पता, फिर मैं उसको जोर जोर से बताऊंगा, कभी वो भूल जाए। जिसको पता है वो तो बहुत अच्छी बात, जिसको नहीं पता उसको जोर जोर से बताना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अभी वहां ढूंढे जाके मशीन में कि भाई चंद्रशेखर तो दिख नहीं रहा इसमें कहीं है, बताओ। फिर आप कहे मशीन से तो वोट कहीं और भागी, अब आप बटन किसी और का दबाओगे तो कहीं और ही भाग जाएगी, और बाकी तो मोदी जी ले ही जाते हैं वोट, दो किसी को चल जाती है मोदी जी के पास। देखो मशीन से जो चोरी हो रही ना, इससे घबराना मत तुम इस बार, क्योंकि आपके तो एक वोट है, मुझे लाखों वोटों की चिंता, मैंने इसका इंतजाम कर लिया, आपकी एक भी वोट की चोरी नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन साहब ये कहते थे भाई आप फूल वालों को वोट दोगे तो फूल वाले ताकतवर होंगे, फूल वाले ताकतवर होंगे तो अपने लोगों का काम करेंगे। आप पंजे वालों को वोट दोगे, पंजे वाले ताकतवर होंगे, पंजे वाले ताकतवर होंगे तो अपने लोग काम करें। और अगर आप केतली को वोट दोगे तो चंद्रशेखर आप ताकतवर होगा, हम सब ताकतवर होंगे, और अगर हम सब ताकतवर होंगे तो हमारे लोगों की जिंदगी बदलने का काम करेंगे। अब बताओ, हमारे निशान का पता लगा नहीं लगा? जोर से बताओ फिर क्या है? ये जो पीछे वाली है, ये बहने माए क्यों नहीं बोल रही है? क्या रोजे हो? बर्थ हो बर्थ? जोर से बताओ क्या निशान? अगर ये कम बोल रही है तो हमारे नौजवान साथियों को अपने अंदर झांकना चाहिए कि क्या उन्होंने अपना काम ईमानदार से किया है। बताओ। अगर आप घर घर जाके नहीं बताओगे तो इनको निशान कैसे पता लगेगा? इनको तो पुराने निशान को वोट देने की आदत है। इस बार पुराने निशान को तो नहीं दोगे वोट? पक्का? चंद्रशेखर आज को दोगे वोट? धोखा तो नहीं कर रहे? लोग कहते हैं धोखे से बढ़िया होता धक्का। आज मना कर दो, आज कर दो मना। कभी मैं सोचता रहा हूँ कि मेरी माए बहने वहां तो अड़ के खड़ी, वहां नहीं मेरी वोट कम होगी, और जब मशीन खुले तो मैं देखूं यहाँ है पक्का। मैं इनसे बड़ों से भी पूछ रहा हूँ, क्या इस देश में दोयम दर्जे का नागरिक बन के गुलामी की जिंदगी जीनी, या कुछ अवसर तैयार करने संविधान को बचाना नहीं बचाना? बचाना नहीं बचाना? मैं धन्यवाद दूंगा सिराजुद्दीन भाई का, टिकम सिंह जी का, सत्येंद्र जी का, तिलक राम जी का, शीश राम जी का, ओमपाल सिंह जी का, अमर सिंह जी का, अरविंद जी का, जयपाल सिंह जी का, मायाराम जी का, छत्रपाल सैनी जी का, मतलूब अहमद का, मेघचंद जी का, प्रकाश जी का, करमवीर जी का, संजीत जी का, राजवीर जी का, मोहित हमारे बूथ अध्यक्ष छोटे भाई, कलीराम जी का, राहुल जी का, दीवान जी का, मैं इनका धन्यवाद देता हूं। और मेरी बात सुनो, 1 रुपए का सामान लेने जाते हैं 4 बार चेक करते हैं। और एक बाबा साहब अम्बेडकर आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी। हेलो, मैं सभी से निवेदन करता हूँ व्यवस्था बनाए रखे भाई, सभी से हाथ जोड़कर मेरे यह निवेदन है, शोर न करें भाई।